नमस्ते बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। अगर मेजरली देखा जाए तो इस चैप्टर में दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है जिसमें किसी सॉल्यूशन के पीएच के बारे में हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें हमें जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, उनके सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ हमें बातें करनी होती हैं। तो हम लोग बोलते हैं एक सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है इस चैप्टर में और एक पीएच वाला पार्ट है। तो हम लोग पहले पीएच वाले पार्ट के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट के बारे में एंड में देखेंगे। ठीक है, पीएच वाले पार्ट के बारे में बात करने से पहले कुछ स्पेशल टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, उनके बारे में हम लोग छोटी सी चीज़ एक देख लेते हैं। क्या, जैसे सपोज करिए हम लोग इक्विलिब्रियम में देखें कि ए से बन रहा है बी और सी। ठीक है, और सपोज करिए ए ही इन्वॉल्व है एक और इक्विलिब्रियम में जिससे बन रहा है डी और ई। इस तरह का इक्विलिब्रियम, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में एस्टैब्लिश हो रहा है जिसमें ए रिएक्ट करके बी और सी बना रहा है और ए ही रिएक्ट करके डी और ई बना रहा है। इसको हम लोग नाम देते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, या ए से बना बी प्लस सी, फिर ये जो बी बना ये रिएक्ट कर गया, इससे बना कुछ मान लेते हैं डी प्लस ई, और फिर ये जो डी बना इससे F प्लस जी, ऐसा हो सकता है। इस तरह के इक्विलिब्रियम, इनको हम लोग नाम देते हैं सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम। सीक्वेंस में ए से बी बना, फिर बी से ये, फिर ये, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के स्पेशल केसेस होते हैं कुछ इक्विलिब्रियम के। इनमें सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज़ ऐसी नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो ये है कि हम लोग जो इक्विलिब्रियम पे अमाउंट लिखते हैं वो कैसे लिखें। अगर वो चीज़ आप सही से एक बार लिख ले रहे हैं तब फिर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, बट वही है, आपको इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट है उसको सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इसका कुछ अमाउंट, इसका कुछ मोल लिया गया होगा, n नंबर ऑफ मोल्स लिए गए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए ए का कुछ अमाउंट इस वाले रिएक्शन में रिएक्ट किया होगा और कुछ अमाउंट इस वाले रिएक्शन में रिएक्ट किया होगा। तो मान लेते हैं इस वाले रिएक्शन में x अमाउंट इसका रिएक्ट किया है, तो ये बचेगा n माइनस एक्स, और अगर x रिएक्ट किया है तो ये x और ये x बनेगा। बट सिर्फ a का x तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ भी रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं y रिएक्ट करेगा। तो n माइनस एक्स ऑलरेडी हो गया था और उसके बाद y और रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना, n माइनस एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा y। x इस वाले रिएक्शन में रिएक्ट किया, y इस वाले रिएक्शन में। अच्छा, यहाँ पे अगर n माइनस एक्स माइनस वाई हो गया तो यहाँ पे भी n माइनस एक्स माइनस वाई ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कंटेनर में आप a का अमाउंट देखेंगे तो वो तो सेम ही मिलेगा ना आपको, चाहे रिएक्शन कोई भी हो। कंटेनर में तो a का एक ही कंसंट्रेशन होगा। हाँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना होता तो आप क्या लिखते, x इंटू एक्स अपॉन n माइनस एक्स माइनस वाई, K1। या अगर K2 इसका लिखना होता तो क्या लिखते, y इंटू वाई अपॉन n माइनस एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, या अगर इसकी बात करें, इसका कुछ कंसंट्रेशन n था तो इसमें से कुछ रिएक्ट किया होगा x, तो ये x बना होगा, ये x बना होगा। अब बट जो ये x बना है ये पूरा बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ रिएक्ट कर गया होगा y इस वाले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, तो ये बना होगा y और ये भी बना होगा y। हाँ, यहाँ अगर x माइनस वाई हो गया तो यहाँ पे भी x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम ही होगा b का हर जगह है ना। अब ये जो y बना है इसमें से कुछ z रिएक्ट करा दीजिए, तो ये z बनेगा, ये z बनेगा, ये कितना हो जाएगा, y माइनस जेड यहाँ, तो यहाँ पे भी y माइनस जेड। समझ आ रही है बात? या अगर ऐसा होता, a से बन रहा है b प्लस सी, फिर ये जो b रिएक्ट किया है, सॉरी b बना है, ये फर्दर रिएक्ट करके बना दे रहा है d प्लस सी, साथ में बन जा रहा है।
फिर ये जो डी बन रहा है ये फर्दर रिएक्ट करके ई बना रहा है और साथ में फिर से सी बन रहा है, ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका कुछ कंसंट्रेशन n था, इसमें से कुछ x रिएक्ट किया तो ये x बना, ये भी x बना। अब बट जो ये x बना है इसमें से कुछ y रिएक्ट कर लिया तो ये y बना, बट ये ऑलरेडी x बन चुका है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे भी तब कर देंगे x प्लस वाई, और यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ x माइनस वाई। अब ये जो y बना है इसमें से कुछ z रिएक्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा कितना, ऑलरेडी x प्लस वाई है तो x प्लस वाई प्लस z, तो यहाँ पे भी प्लस z आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस z आ जाएगा, और ये y माइनस z हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके के कुछ स्पेशल इक्विलिब्रियम होते हैं, और हमें इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि कैसे लिखना है इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशंस को। अगर ये चीज़ आप सही से लिख लेंगे तो उसके बाद सॉल्व करने में कुछ नहीं, इक्वेशंस आपको बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये इक्वेशन बनाने के लिए ये कंसंट्रेशंस कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको नोट करना है कहीं तो नोट कर लीजिए, स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम करके, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पीएच वाला पार्ट, पहले इस चैप्टर का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का पीएच वाला पार्ट अब हम लोग पहले देखते हैं। पीएच वाले पार्ट में क्या है कि आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बोला जाएगा इस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करिए। मेजरली क्वेश्चंस यही बनते हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं कि इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट मेजर पोर्शन यही होता है पीएच कैलकुलेशन वाला, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, वो सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का हो सकता है वो एक एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है वो एक बेस का सॉल्यूशन हो, या हो सकता है वो एक सॉल्ट हो, या इनमें से किसी का मिक्सचर हो, एसिड और बेस का मिक्सचर हो, एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर हो, बेस और सॉल्ट का मिक्सचर हो। तो ऐसे अलग अलग तरह के सॉल्यूशन बना के हमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करने से पहले अब एक चीज़ ये देखी जाए कि एसिड और बेस होता क्या है, सॉल्ट क्या होता है वो बाद में आएंगे, एसिड और बेस क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड कई थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उन थ्योरीज के बारे में ही पढ़ेंगे, एसिड और बेस से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पीएच कैलकुलेट करेंगे। कुछ थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं एसिड और बेस को लेके, लेकिन हमें कुछ थ्योरीज के बारे में बात करनी है। जैसे आर्हेनियस थ्योरी है एक, इसके बारे में बात करनी है, एक है लुईस थ्योरी, इसके बारे में बात करनी है, और एक है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये तीन थ्योरीज के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसिड बेस थ्योरीज। और उसमें सबसे पहला है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं,
एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें H+ आयन मिलेगा। वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? H+ आयन। और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें OH- आयन मिलेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में अगर हम लोग डिसॉल्व करें तो हमें H+ आयन मिले, और अगर वाटर में डिसॉल्व ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें H+ आयन मिले, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो OH- आयन मिले, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो एसिड के एग्जांपल जैसे HCl हो जाएगा, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ और Cl- आयन मिलेंगे। तो H+ आयन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक आर्सेनियस एसिड कहलाएगा। HCl हो गया या H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया या CH3COH हो गया या HCOH हो गया, बहुत सारे इस तरीके के एसिड्स हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। या अगर बेस की बात करें तो NaOH हो गया, KOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, BaOH ट्वाइस हो गया। इस तरह के सब्सटेंस बेस कहलाएंगे। NH4OH हो गया। तो इनको वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? OH- आयन। तो ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? आर्सेनियस बेस। तो आर्सेनियस एसिड का मतलब जो हमें H+ आयन प्रोवाइड करे, और आर्सेनियस बेस का मतलब जो हमें OH- आयन प्रोवाइड करे। कब? जब उनको वाटर में डिसॉल्व करे तब, ठीक है। लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए एसिड बेस थ्योरीज। एसिड बेस थ्योरीज। लिखिए इसमें पहला आर्सेनियस थ्योरी। आर्सेनियस थ्योरी लिखिए इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, substance which provide us H+ ion, substance which provide us H+ ion substance which provide us H+ ions in aqueous solutions, are areneous acids and substance which provide us OH- ions and substance which provide us OH- ions in aqueous solutions are areneous base। लिखा? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए आर्सेनियस एसिड्स के और ये आर्सेनियस बेसिस के। हो गया? नोट कर लिए? चलिए अब सेकेंड थ्योरी है लुईस थ्योरी। लुईस बोलिए, लेविस बोलिए, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। या बेस, अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखना है तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सके। जो लोन पेयर डोनेट कर सके उनको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। जैसे अगर एसिड के एग्जांपल की बात करें तो लोन पेयर कौन एक्सेप्ट कर पाएगा? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो उनको हम लोग लोन पेयर दे सकते हैं, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे BF3 इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए बोरॉन का तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं 3 फ्लोरीन जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। और sp2 का मतलब एक s और 2 p, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है और कोई लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, मतलब इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है ना, तो उसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया? एक लुईस एसिड हो गया। समझ आ रही बात? BF3 हो गया एक लुईस एसिड। या इसी तरीके से PCl5, ये लुईस एसिड होगा या नहीं होगा? PCl5 तो ये भी एक लुईस एसिड होगा शायद, नहीं? sp3 मतलब यहाँ पे क्या है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, नहीं सिंगल बॉन्ड के थ्रू 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, है ना। मतलब एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, कोई लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, तो 4 d ऑर्बिटल तो अभी वैकेंट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है शायद, है ना, तभी शायद PCl5 PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सॉलिड फेज में PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कैसे बना होगा? एक Cl माइनस से लोन पेयर लिया होगा तभी तो ये बना होगा PCl6 माइनस, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं लुईस एसिड बहुत सारे बताए जा सकते हैं। ZnCl2 हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा, तो ये सारे लुईस एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। या इसी तरह बेस की अगर बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है NH3, नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस, ठीक है। NH3 हो गया, या फिर एक हाइड्रोजन हटा के कोई एक यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा दीजिए, जैसे CH3NH2, ठीक है, या C2H5NH2, मतलब अल्किल ग्रुप हम लोग लगा रहे हैं। समझ आ रही है ना बात? या तीनों हाइड्रोजन हटा के कोई 3 अल्किल ग्रुप आप लगा दीजिए, R3N कर दीजिए, तब भी इसके पास लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है ना। तो इस तरह के कंपाउंड्स क्या होंगे? लोन पेयर डोनेटर्स। तो ये क्या कहलाएंगे? लुईस बेस, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसको, लिखिए हम लोग वहाँ पे, सेकेंड लुईस थ्योरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acids are lone pair acceptors and bases are lone pair donators.
लिखा? चलिए एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए वहाँ पे। नोट कर लिए एग्जाम्पल? चलिए थर्ड थ्योरी होता है एक ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। दोनों बोला जाता है, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सके उनको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। अच्छा, प्रोटॉन मतलब क्या? जैसे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो H+ आयन को हम लोग एक प्रोटॉन बोल सकते हैं, नहीं? H+ आयन को क्या बोला सकता है? एक प्रोटॉन। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सके उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके उनको क्या बोला जाता है? ब्रॉन्स्टेड बेस। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे उनको बोला जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके उनको बोला जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास HCl है, तो ये H+ डोनेट कर सकता है। HCl है तो ये H+ डोनेट कर सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HCl हुआ, कुछ भी H2S हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या कहलाएगा? जैसे अमोनिया H+ एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है? NH4+, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड बेस। या CH3NH2, एक हाइड्रोजन हटा के हमने उसकी जगह CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल अमाइन बोला जाता है इसको, मिथाइल अमाइन। या C2H5NH2, इथाइल अमाइन। NH3 क्यों हो जा रहा है बार बार? ये NH2, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस ये क्या कहलाएंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस। ये सब H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं, NH4+ बनाएगा, ये CH3NH3+ बनाएगा, ये C2H5NH3+ बनाएगा, ठीक है। या बेंजीन आप लोग को पता होगा, बेंजीन C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। ये सब कार्बन होते हैं, है ना, और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं हर एक कार्बन से। तो एक कार्बन हटा के एक NH2 ग्रुप लगा दीजिए, तो ये भी एक बेस होता है ना। ये भी क्या होता है? एक बेस। NH2 मतलब एक हाइड्रोजन हटा के हमने ये लगा दिया, सिंपली ऐसे कंसिडर करिए, तो ये भी एक बेस है। ये कौन सा बेस होगा? तो इसको आप लुईस बेस भी बोल सकते हैं, इसको आप ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लुईस बेस या फिर ब्रॉन्स्टेड बेस, दोनों बोला जा सकता है इसको। समझ आ रही बात? लुईस बेस इसलिए क्योंकि ये लोन पे डोनेट कर सकता है अपना, ब्रॉन्स्टेड बेस इसलिए क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है। समझ आ रही बात है? चलिए खैर,
नोट किया जाए इसको, हेडिंग डालिए थर्ड, ब्रोंस्टेड थ्योरी। ब्रोंस्टेड थ्योरी या लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। हेडिंग डाला है, चलिए लिखते हैं, वहाँ पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, acids are प्रोटॉन, और उसके ब्रैकेट में इस तरीके से H प्लस लिखिएगा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनेटर्स, acids are proton donators and bases are proton acceptors. Bases are proton acceptors. लिखा? चलिए एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, ये ब्रोंस्टेड एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे, ये ब्रोंस्टेड बेस के एग्जांपल हो जाएंगे। इसका कॉमन नेम एनिलीन होता है, एनिलीन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए एग्जांपल्स। चलिए अब एक टर्म होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ब्रोंस्टेड थ्योरी के ही अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं उसको। एक टर्म होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं दो ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच में एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, दो ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच में एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, उनको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे अगर HCl को आप क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे, तो ये एक एसिड होगा, तो इससे एक H प्लस निकाल दिया जाए, एसिड का काम होता है H प्लस देना, तो इससे एक H प्लस निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, Cl माइनस, ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड हुआ और ये क्या कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। या इसी तरह HCN हुआ तो HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो Cn माइनस, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। या H2S है तो H2S एक एसिड है, ये H प्लस देगा हमें, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HS माइनस या S माइनस 2, तो HS माइनस, एक H प्लस आपको निकालना है, ये क्या कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अच्छा बात ये कि H2S जो एसिड है ना, ये दो H प्लस हमें दे सकता है, ये सिर्फ एक नहीं दो H प्लस हमें दे सकता है। इससे एक H प्लस निकाले हैं तो क्या बना है HS माइनस, लेकिन अभी भी ये जो HS माइनस बना है ना, ये एक और हमें H प्लस दे सकता है। मतलब HS माइनस भी किस तरीके से काम कर सकता है, एसिड की तरह। ये अगर एसिड हो गया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, S माइनस 2, एक और H प्लस निकालने के बाद जो बना S माइनस 2, ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो HS माइनस यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बेस की तरह, और वही HS माइनस यहाँ आपको किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एसिड की तरह। मतलब HS माइनस दोनों तरीके से काम कर सकता है, HS माइनस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और HS माइनस ही बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस,
एक होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। एक टर्म होता है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे एच माइनस, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। एसिड की तरह ही बिहेव करेगा तो H प्लस आयन देगा, क्या बचेगा? H-2। और अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो H प्लस आयन लेगा, क्या बन जाएगा? H2S। समझ आ रही बात? या जैसे अमोनिया, अमोनिया क्या हुआ? एक बेस। तो अब इससे H प्लस निकालेंगे नहीं, इसको क्या देंगे? H प्लस दे देंगे, क्या बन जाएगा इसका? NH4 प्लस। तो ये क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस हुआ और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। या CH3NH2 मिथाइल अमाइन, ये एक बेस हुआ, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? CH3NH3 प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, एक इसको H प्लस दे दिए। या C6H5NH2 एनिलीन, अभी जो हमने बनाया था बेंजीन में एक NH2 लगा के, ये एक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? C6H5NH3 प्लस, एक H प्लस इसको दे दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, वाटर, वाटर क्या है? एसिड है, बेस है, क्या है? वाटर क्या है? एसिड है या बेस है या कुछ नहीं है? वाटर के बारे में कुछ आइडिया है? वाटर खुद डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस में, नहीं? ये आप पता है नहीं पता है बात? वाटर अगर है तो वो खुद डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस में। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत कम डिसोसिएट करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये, लेकिन डिसोसिएट करता है। तो वाटर से हमें H प्लस मिलता है, तो वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्सेनियस एसिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा, वाटर से हमें H प्लस मिलता है। वाटर से लेकिन हमें OH माइनस भी मिलता है, तो वाटर आर्सेनियस बेस भी हो गया। वाटर आर्सेनियस एसिड तो हुआ, वाटर साथ में आर्सेनियस बेस भी हो गया। क्या वाटर को हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे? ब्रोंस्टेड एसिड का काम है H प्लस देना, तो देता ही है, तो ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। क्या वाटर को हम लोग ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये H प्लस ले भी सकता है, H3O प्लस बना सकता है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड भी हो गया और ब्रोंस्टेड बेस भी हो गया। ठीक है। लुईस एसिड बोला जाएगा क्या इसको? लुईस एसिड मतलब लोन पेयर, क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है? तो नहीं, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये लुईस एसिड नहीं होगा। क्या ये लुईस बेस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस हो जाएगा। लुईस एसिड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस। तो जो थ्योरी हम लोग ने देखी उसमें बस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है, बाकी सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड भी है और बेस भी है। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग शायद बोल रहे थे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, नहीं, तो यहाँ पे वाटर का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। वाटर H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है। H प्लस लेगा तो बनाएगा H3O प्लस और H प्लस देगा तो बनाएगा OH माइनस। ठीक है। या अगर इसके और एग्जाम्पल देखने हैं तो जैसे H3PO4, इससे टोटल हमें कितने H प्लस मिल सकते हैं? तो 3। इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, 3 H प्लस हमें इससे मिल सकते हैं। तो इससे हम 3 ना निकाल के 1 निकालते हैं तो क्या बचेगा? H2PO4 माइनस। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट बेस। H2PO4 माइनस, ये एसिड हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन ये जो H2PO4 माइनस बना है, ये फिर से H प्लस दे सकता है और HPO4-2 बना सकता है। नहीं, बात समझ में आ रही है? नहीं, ये खुद एक एसिड हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? ये कॉन्जुगेट बेस। फिर ये जो HPO4-2 बना है, ये फिर एक H प्लस देके PO4-3 बना सकता है। ये इस बार ये एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसकी अगर बात करें H2PO4-, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एसिड की तरह, तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है H2PO4-। समझ आ रही बात? या HPO4-2, ये भी HPO4-2 यहाँ पे बेस की तरह काम किया, यहाँ पे एसिड की तरह काम किया, तो ये भी क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। चलिए, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, इनको हम लोग नोट करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं। लिखिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर,
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। लिखिए उसमें सब्सटेंस हैविंग डिफरेंस ऑफ substance having difference of substance having difference of 1 H plus ion, 1 H plus ion are called conjugate acid base pair. Are called conjugate acid base pair. लिखा। चलिए ये एग्जांपल्स नोट करिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के। ये पूरा एग्जांपल नोट करिए, ये सारे एग्जांपल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नोट करिए वहां पे, उस एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस वाले पार्ट को छोड़ के सारे एग्जांपल्स वहां पे नोट करने पहले आपको। नोट कर लिया? नोट कर लिए? चलो अब लिख लेते हैं हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। हेडिंग डालिए एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। लिखिए सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज बोथ substance which can act as both acid and base which can act as both acid and base are called amphiprotic substance. Are called amphiprotic substance. और एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए वहाँ पे HS माइनस H2O H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के। नोट कर लिया? चलिए एक चीज ये होती है कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं, एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीकर होगा। एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीकर होगा। जैसे इन दोनों को कंपेयर करते हैं HCl और HCN, इन दोनों में कुछ आइडिया है कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन वीकर एसिड है? तो HCl के बारे में हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HCN के बारे में हमें ये पता है कि एक वीक एसिड होता है। ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो अपने आप ही ये स्ट्रॉन्गर हो गया इसके कंपैरिजन में, है ना। इसके कंपैरिजन में ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इनके जो कॉन्जुगेट बेस हैं इनमें बेसिस में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक। मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करना हुआ कि कौन ज़्यादा बेसिक है तो Cn माइनस ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू Cl माइनस। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीकर एंड वाइस वर्सा। जितना बेस स्ट्रॉन्गर उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीकर। ठीक है, ये एक थ्योरी होती है। लिखते हैं इस चीज को वहां पे, लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं वहां पे, लिखिए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस।
वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। जैसे मान लीजिए बोला गया हमारे पास 3 आयन है, Cl माइनस आयन है, CH3CO माइनस आयन है और OH माइनस आयन है। ये तीनों बेस है, ब्रोस्टेड बेस है। ये H प्लस एक्सेप्ट करके HCl बना सकता है, ये CH3COH बना सकता है और ये H2 बना सकता है। तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ से ना देख के इनके कॉन्जुगेट एसिड किससे देखेंगे। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो HCl हो जाएगा, एक H प्लस दे देंगे इसको, इसका CH3COH और इसका H2O। और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता है, हमें ये पता है कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होगा इसमें, उसके बाद CH3COH, उसके बाद H2O। तो अगर इनके बेसिस का ऑर्डर देखना है तो रिवर्स हो जाएगा, एसिड जितना स्ट्रॉन्गर उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीकर, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ आ रही बात? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी ऑर्डर के बारे में और सब ब्लॉक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में, P ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहाँ पे और देखना होता है हमें। इस चैप्टर में अब हम लोग इतना ही देखते हैं एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड। अब हमें एक चीज देखनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं तो हमें पता ही है, ऐसे सब्सटेंस जो जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अपने आयंस में ब्रेक करें, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली ब्रेक कर जाए अपने आयंस में, 100% डिसोसिएशन हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो 1। ठीक है, बट ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको डिसॉल्व करने पे वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करते हैं, पार्शियली ब्रेक करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं होता है, बल्कि उससे कुछ कम होता है। तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये हम लोग को कुछ देखना है, और फिर इसके बाद ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हम मान लेते हैं AB का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग अगर लेते हैं तो ये पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है अपने आयंस में, A प्लस एक्वस आयन और B माइनस एक्वस आयन, ऐसा मान लेते हैं। T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन है C। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आया तो C1 माइनस अल्फा हम लोग लिख देते हैं। इसका हमने कितना रिएक्ट करा है, तो C अल्फा रिएक्ट करा है, तो इसका कितना बनेगा C अल्फा, इसका कितना बनेगा C अल्फा। इस रिएक्शन का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kc से ना रिप्रेजेंट करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Ki से। है वही सेम चीज, Kc ही है, बट रिप्रेजेंट इसको कर दिया जाता है Ki से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बट Kc से ना वो रिप्रेजेंट करके आप Ki से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Ki क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Ki की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB, ऐसा आएगा। A प्लस B माइनस और AB, ऐसा आएगा। तो Ki की वैल्यू अगर रखी जाए C और अल्फा के टर्म्स में, तो A प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो C अल्फा, इसका C अल्फा और इसका C1 माइनस अल्फा, तो एक C कैंसिल हो जाएगा। Ki इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है,
के आई इज इक्वल टू आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे उनके लिए अल्फा जो होगा 1 से काफ़ी कम होगा। और अगर ऐसा है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ अपॉन में 1 बचाएगा, मतलब के आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे अंडर रूट ऑफ के आई अपॉन सी। ठीक है, ये हो गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए नोट करिए पहले इसको और फिर इससे बातें करते हैं। नोट कर लिया। चलिए अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। अल्फा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, हेडिंग डालते हैं वहाँ पे, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, इस पूरे को नोट कर लिया है ना। चलिए वहाँ पे अब हेडिंग डालिए, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लिखा। इसमें पहला फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग ले रहे हैं वो खुद में कैसा है, वो खुद में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक है तो कितना वीक है, तो इन पे डिपेंड करेगा कि अल्फा कितना होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा 1 हो जाएगा, वीक है तो कम होगा, है ना। पहला लिख लीजिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट लिया जा रहा है वो कौन लिया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। जो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट को चेंज नहीं करेंगे, सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहेगा, बट अगर सॉल्वेंट को चेंज कर दिया जाए इन केस तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है वो सब आगे की चीज़ें हैं, कभी पढ़ा जाएगा बाद में। थर्ड जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है। और कैसे चेंज होता है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका जो डिसोसिएशन वाला जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक होता है, इनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन वाले प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो बढ़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के आई की वैल्यू बढ़ेगी, और के आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया तीसरा फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप जितना ज़्यादा रखेंगे अल्फा उतना ही कम होगा। नहीं, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा अल्फा उतना कम, इनवर्स रिलेशन होता है। फोर्थ है कंसंट्रेशन, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा अल्फा उतना कम। ठीक है, ये फोर्थ फैक्टर हो गया। अब फिफ्थ फैक्टर होता है एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करें तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। डाइल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट ऐड करना, तो उससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब यहाँ पे C में क्या है, n/v, और n कांस्टेंट है, तो v वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और अल्फा उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं नहीं। और अगर डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। अगर हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अगर डाइल्यूट करते चले जाए तो क्या होगा, अल्फा बढ़ता चला जाएगा। कब तक, कहाँ तक बढ़ सकता है अल्फा, कहाँ तक जा सकता है, तो अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1, नहीं उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तब। और वो कब होगा, तो जब हम लोग वॉल्यूम को इन्फानाइट कर दें। मतलब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर आप इन्फानाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब किस तरह से बिहेव करने लगेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। नहीं, 100% डिसोसिएशन मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया है ना। चलिए, तो ये लिखिए एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, इसमें लिखिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी, और इसके बाद एक स्टेटमेंट वहाँ पे लिख लीजिए। बाकी तो ये सब लिख लिया है होगा, ये सब तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें बस एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है, लिखिए एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, एट इन्फानाइट डाइल्यूशन a weak electrolyte is 100% dissociated. A weak electrolyte is 100% dissociated. That is, it behaves like a strong electrolyte. It behaves like a strong electrolyte. लिख लिया। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक ही। अब इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।